हाँ जी, good morning, good afternoon and good evening to everyone watching this video as per your time zone। तो भाई 9th क्लास हम हमारे सेल चैप्टर के लास्ट लेक्चर पर आ गए हैं। छोटे छोटे लेक्चर्स बना के हमने 5 लेक्चर्स में हमारा चैप्टर नंबर सेल जो है बायो का वो खत्म कर दिया। इसके बाद हम टिश्यू स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर अभी तक भी किसी ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो चैनल पर पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स, पूरी बायोलॉजी हम अपनी बिल्कुल सीक्वेंस में सीरीज वाइज पूरा सिलेबस कर रहे हैं। जिसने नहीं देखा है जाकर देखो, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको पेपर की तैयारी पूरा, जैसे ही हमारा अभी सिलेबस खत्म होगा उसके बाद हम एमसीक्यू की प्रैक्टिस, असर्शन रीजन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे भाई, क्योंकि बच्चों को एमसीक्यू और असर्शन रीजन में बहुत दिक्कत आती है। तो सीधे सीधे नंबर वहां पे बच्चों के 1-1 1-1 मार्क वहां पे डिटेक्ट हो जाते हैं। तो हम पूरी प्रैक्टिस सीरीज शुरू करेंगे। तो जो मुझसे नहीं जुड़ा है जुड़े, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को अपना शेयर करें, क्योंकि हम यहीं पर ही पेपर की तैयारी करेंगे। पूरा पूजा बिश्नोई मैम आपको सब कुछ करवाएगी, 100 आउट ऑफ 100 की गारंटी मेरी है, ठीक है जी। चलिए, तो अभी हम जल्दी से हेडिंग डालिए माइटोकॉन्ड्रिया। छोटा सा लेक्चर बना के खत्म करेंगे आज। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और वैक्यूल करने हैं बस। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है मेरे बच्चा? पावर हाउस ऑफ द सेल होती है माइटोकॉन्ड्रिया। वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, और कमेंट जरूर करके जाया करो। वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब, ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है मेरे बच्चा? पावर हाउस ऑफ द सेल। इसके पास खुद का डीएनए होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछा जाएगा। नेम द सेल ऑर्गेनली, एमसीक्यू का सवाल है भाई। एमसीक्यू देखो मैं साथ साथ बता रही हूँ, उसके बाद प्रैक्टिस भी कराऊंगी। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो कमेंट करके बताना क्या हमें सिलेबस के बाद असर्शन रीजन और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवानी चाहिए, क्या जरूरत है। तो कमेंट जरूर करना कि हमें असर्शन रीजन और एमसीक्यू की अगर प्रैक्टिस है तो 10-10 क्वेश्चंस डेली करा दूंगी, ताकि पेपर में कहीं पर भी मार्क्स नहीं डिटेक्ट होंगे। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चंस तो मैं साथ साथ बता ही चुकी हूँ नोट्स में। एमसीक्यू और असर्शन रीजन की अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करोगे तो ही मिलेगा भाई कंटेंट। तो सबका अपना डीएनए होता है माइटोकॉन्ड्रिया का, इसीलिए वो सेमी ऑटोनॉमस है। पूरी तो ऑटोनॉमस है नहीं, सेमी ऑटोनॉमस है। खुद का डीएनए भी है, इंफॉर्मेशन भी है, राइबोसोम्स भी है इसके पास खुद के, तो खुद का प्रोटीन वगैरह भी बना लेती है, तो खुद का काम चला सकती है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया। वाई इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, एनसीईआरटी में पेपर में 3 मार्क्स में आएगा। वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और कई स्कूल्स में तो माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम भी आता है 3 मार्क्स में। इंपॉर्टेंट सवाल है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पावर जनरेट करती है। इजी सा सवाल है। बिजली घर को बिजली घर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो बिजली पैदा करता है। आम सी बात है ना। सो एनर्जी पैदा करती है, और जितनी भी एनर्जी जो भी बनती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। तो दिस एनर्जी इज जनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। जो भी सेलुलर रेस्पिरेशन है, 10th क्लास में दोबारा ही एमसीक्यू आएगा। सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। वी यूज ऑक्सीजन, जो हम ये बाहर से ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये अंदर जाकर हम जो खाना खाते हैं उसको तोड़ती है और एनर्जी बनाती है। तो ये जो ऑक्सीजन जाकर खाना तोड़ रही है, ये कहाँ तोड़ती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तोड़ती है। इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज। ये प्रोसेस, पूरी की पूरी प्रोसेस किस में होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पावर बनती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन लेकर खाने को तोड़कर एनर्जी देता है। ये स्टोर किस फॉर्म में होती है भाई? इंपॉर्टेंट सवाल एमसीक्यू में पूछा जाएगा। एनर्जी करेंसी क्या होती है? आप कहोगे एटीपी, उसकी फुल फॉर्म पूछी जाएगी तो आप कह दोगे एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और ये कौन जनरेट करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखो माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस है जो क्या बनाता है? एनर्जी बनाता है। तो एनर्जी को किसी फॉर्म में स्टोर भी तो करेगा। तो एटीपी की फॉर्म में वो एनर्जी को स्टोर करता है। एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल और एनर्जी करेंसी एटीपी को ही कहते हैं। सवाल की फॉर्म में देखो नोट्स बनाए हुए कितने सुंदर। अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के डायग्राम पर। माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम आता है भाई। माइटोकॉन्ड्रिया एक तो डबल मेम्ब्रेन है, जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है वो तो डीपली फोल्डेड है। फोल्डेड का मतलब समझो, बनाना सिखाती हूँ। बाहर वाली मेम्ब्रेन तो देखो मेरे बच्चे सीधा बनाओगे, बनाना सिखा रही हूँ भाई। बाहर वाली मेम्ब्रेन तो सीधी बना ली, अंदर वाली मेम्ब्रेन ऐसे फोल्डेड। माइटोकॉन्ड्रिया बनाना सिखा रही हूँ भाई। अगर 3 मार्क्स में किसी के पेपर में आना है तो सीख लो, ऐसे फोल्डेड बना लेनी है। बना ली, उसके बाद उसका डीएनए है खुद का, तो यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे क्रोमैटिन मटेरियल गिरा दी ऐसे ऐसे,
थोड़े थोड़े क्रोमेटिन मटेरियल गिरा दिए, वो डीएनए है, क्रोमेटिन मटेरियल है, डीएनए है, मैट्रिक्स है, फिर यहाँ पे इसका कोई फ्लूइड भी तो है, इसका अपना फ्लूइड भी तो है, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है, फिर यहाँ पे कुछ F1 पार्टिकल्स वगैरह भी पड़े हैं छोटे छोटे, ठीक है, यहाँ पे राइबोसोम्स भी पड़े हैं छोटे छोटे, ठीक है, तो ऐसे बना देना है। और लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, बायो में डायग्राम की लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, राइबोसोम बना देना है, फिर स्पेस बना देना, और ये दोनों यहाँ पर जो स्पेस है वो इंटरसेलुलर स्पेस है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में भी स्पेस है, यहाँ पर फ्लूइड मैट्रिक्स है, ये इनर है, ये आउटर है, और ये क्रिस्टे की फॉर्म में, ये जैसे ऐसे ऐसे फोल्ड बने हैं, इन फोल्ड्स को कहते हैं क्रिस्टे कहते हैं, तो यही मैंने लिखा है और यही बनाया है। जो ये फोल्ड्स होते हैं ये ज्यादा सरफेस देते हैं और यहीं पे एटीपी जनरेट होती है, तो आपसे पूछा जा सकता है कौन सी सरफेस पर एटीपी जनरेशन होती है, तो आप कहोगे अंदर वाली सरफेस पर, फोल्डेड सरफेस पर ये होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बाहर वाली जो सरफेस होती है वो पोरस होती है, पोरस का मतलब कुछ इन आउट हो सकता है। आगे चलते हैं, अभी डायग्राम दोबारा से बना के दिखाती हूँ, एक सुंदर डायग्राम और बनाएंगे। फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है, एटीपी बनाना, एनर्जी प्रोड्यूस करना, पावर हाउस है ये, एटीपी करेंसी सेल्स है, और तो और माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए एंड राइबोसोम्स भी हैं खुद के, इसीलिए वो खुद का प्रोटीन भी बना सकता है। आपसे पूछा जाएगा नेम द ऑर्गेनेली विच इज पावर हाउस, आप कहोगे माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाई इट इज पावर हाउस, क्योंकि वो पावर जनरेट करती है, एटीपी के फॉर्म में स्टोर करती है, उसके बाद खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स भी है। एक और डायग्राम देख लो भाई दोबारा से माइटोकॉन्ड्रिया का, ये ज्यादा अच्छे से बनाया हुआ है, ये देखो बाहर वाली मेम्ब्रेन बनाई हुई है अच्छे से, बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन के बीच में मैट्रिक्स बनाया हुआ है, अंदर वाली मेम्ब्रेन फोल्डेड है, ये देखो हर किसी के पास अपना थ्रेड लाइक मटेरियल है, राइबोसोम्स है अपना, ठीक है, तो ये लेबलिंग विद लेबलिंग अच्छे से आपको डायग्राम बना, और देखो बाहर वाली सरफेस पे पोरस मतलब छोटे छोटे होल्स भी दिखाए हैं, तो बाहर वाली सरफेस पोरस भी होती है, जो बताया है वही दिखाया है वही समझाया है, अच्छे से समझ लेना है। फंक्शन हो गया भाई, उसके बाद चलते हैं प्लास्टिस, बस माइटोकॉन्ड्रिया इतना ही था, माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम करना है, वाई माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस, कौन सी सेल्फ ऑर्गेनेल है जिसके पास अपना डीएनए एंड राइबोसोम्स होता है, कौन सी सरफेस पोरस है, कौन सी सरफेस पे क्रिस्टे है, किस सरफेस पर क्या होता है। अगला सेल ऑर्गेनेल है भाई प्लास्टिड्स, और प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में, ये भी कैसी है, डबल मेम्ब्रेन है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया होती है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपना ही डीएनए और राइबोसोम्स लिए हुए हैं और इसीलिए इसको भी ऑटोनोमस। आपसे पूछा जाएगा एमसीक्यू का फेवरेट सवाल, एमसीक्यू का फेवरेट सवाल, नेम द टू ऑर्गेनेलीज विच हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, फेवरेट सवाल है, पेपर लीक कर दिया है मैंने, पेपर लीक कर दिया है भाई, नेम टू ऑर्गेनेलीज, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया और एक प्लास्टिड्स जिनके पास खुद के क्या होते हैं, डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। प्लास्टिड्स कितने टाइप के हो सकते हैं, 3 टाइप के हो सकते हैं भाई, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। तुमने ज्यादातर क्लोरोप्लास्ट सुना होगा, पर तुम्हें ये तीनों ध्यान में आने चाहिए, अब 9th में हो गए हो, थोड़ा एक्स्ट्रा भी सीख लो। क्लोरोप्लास्ट जो कलर देते हैं, ग्रीन कलर के अलावा जो कलर देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, क्रोमो। भाई फोटो आगे पीछे होगी तो कोई बात नहीं, क्रोमो के सामने क्रोमो नहीं है, ल्यूको कोई बात नहीं। ल्यूको जो होता है जो कलरलेस होता है, ल्यूको जो होता है वो कलरलेस होता है, क्रोमो जो होता है वो ग्रीन कलर के अलावा कलर देता है, और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है। ग्रीन कलर किसको देता है, क्लोरोफिल को देता है, जो कि क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, किसके अंदर होता है, पत्तों के अंदर होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। बिल्कुल डिटेल में समझा रहे हैं एक एक चीज। 3 टाइप के प्लास्टिड्स होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है, क्लोरोफिल को फोटोसिंथेसिस कराता है। क्रोमोप्लास्ट ग्रीन के अलावा अलग कलर देता है, कोई भी और कलर देना है, जो पैटल सुंदर सुंदर पैटल्स बने होते हैं, पत्ते बने होते हैं सुंदर सुंदर, तुम देखो कई बार सुंदर सुंदर पत्ते होते हैं, तो वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है, वो कोई भी कलर प्लास्टिड्स को देता नहीं है। स्ट्रक्चर ऐसा डिटेल स्ट्रक्चर तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बट समझा देते हैं, देख के अच्छे से समझ में आ जाता है ना। तो द इनर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, मेम्ब्रेन्स बनी होती है। आपकी एनसीईआरटी में सिर्फ लाइनें गिवन है, एंड लाइनें आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, लेकिन वहां पे डायग्राम नहीं बनाया हुआ, मैंने डायग्राम बना के अच्छे से समझा दिया। ये देखो कहता है अंदर इसके लाइनें बनी हुई हैं, न्यूमरस नंबर ऑफ एम्बेडेड इन स्ट्रोमा। अब तुम्हें स्ट्रोमा एनसीईआरटी ने लिख तो दिया, बताया है नहीं, तो ये स्ट्रोमा होता है फ्लूइड,
इस फ्लूइड के अंदर मेम्ब्रेन्स है, बस ये बात कहना चाहता है। मैंने जो लिखा उसको दिखा दिया तो अच्छे से समझ में आ गई। स्ट्रोमा वो फ्लूइड होता है जिसके अंदर ऐसे नंबर ऑफ लाइंस प्रेजेंट है। प्लास्टिड्स के अंदर अपना डीएनए और राइबोसोम्स होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्लास्टिड्स के फंक्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस कराता है और ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो स्टोरेज कराता है, स्टार्च ऑयल प्रोटीन को स्टोर करता है। आपसे पूछा जाएगा कौन सा प्लास्टिड स्टोरेज का काम करता है? ल्यूकोप्लास्ट। एमसीक्यू की सीरीज में ये सब कराऊंगी भाई, चाहिए तो नीचे कमेंट करना। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? डिफरेंट कलर्स देता है फ्लावर्स को, लीव्स को, फ्रूट्स को, जो क्या करता है? अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को, पॉलिनेशंस को और हमको भी। ठीक है, बहुत अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर्स फ्रूट्स लगे हो तो मन करता है ना एक आधा तोड़ लूं फ्लावर्स को, है ना। तो वो कलर कौन देता है? क्रोमोप्लास्ट देता है। ल्यूकोप्लास्ट ग्रीन देता है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देता है, फोटोसिंथेसिस कराता है, और ल्यूकोप्लास्ट स्टोरेज का काम करता है। क्या तीनों प्लास्टिड समझ में आ गए अच्छे से? बिल्कुल मैडम। आगे चल दिए, आगे आज हमारा लास्ट है वैक्यूल्स। अब उसके बाद हमारी सेल ऑर्गेनेलीज खत्म हो जाएंगी। उसके बाद बस राइबोसोम्स वगैरह छोटे छोटे टॉपिक्स करके और सेल डिवाइड कैसे होता है करके हम अगले 10 मिनट में लेक्चर खत्म करेंगे। वैक्यूल्स क्या है? बोरियां हैं भाई, स्टोरेज की बोरियां मान लो इनको। वैक्यूल्स क्या है? स्टोरेज सैक्स हैं जिनमें सॉलिड लिक्विड सब कंटेंट स्टोर होता है। अब हम क्या है, हम तो बाहर से फटाफट खा सकते हैं, जब मर्जी चाहे खा सकते हैं। तो हमारे अंदर वैक्यूल्स छोटे होते हैं या फिर होते ही नहीं है, लेकिन प्लांट्स बेचारा स्टोर करना होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा, पता नहीं हम अगली बारी उसको पानी कब डालेंगे, इसीलिए उसके वैक्यूल्स बड़े होते हैं। ये हमने डिफरेंस करा था एनिमल सेल और प्लांट सेल में। स्मॉल साइज होते हैं एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ये लार्ज साइज वैक्यूल्स होते हैं, और सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं प्लांट सेल में, जो 50 से 90% सेल का वॉल्यूम, सेल के अंदर जो भी माल मसाला है जो भी है सब कुछ वैक्यूल, बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, सब कुछ इसी के अंदर स्टोर होता है। फंक्शन क्या है भाई? प्लांट में टर्जिडिटी मतलब कोई भी प्रेशर वगैरह लग रहा है, रिजिड लग रहा है, तो उसको शेप देगा सेल को, ठीक है, अपने जो भी मटेरियल्स है उसको अच्छे से रखेगा, स्टोर करेगा। ऑब्वियसली स्टोरेज का काम तो है ही, कोई प्रोटीन है, ऑर्गेनिक एसिड है, कुछ भी है उसको स्टोर करेगा प्लांट्स के अंदर। सिंगल सेल्ड वालों में सिर्फ जैसे अमीबा है उनमें भी वैक्यूल्स का काम है, वो क्या करते हैं उसके अंदर डाइजेस्ट करा के फिर वापस से उसको एक्सक्रीट कराते हैं, क्योंकि वैक्यूल्स का बड़ा काम है। फूड वैक्यूल्स होते हैं, वहां पे फूड उसके अंदर जाता है, पचता है और वहीं से एक्सक्रीट हो जाता है। स्पेशल वैक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर को बाहर भी भेजते हैं, वेस्ट मटेरियल को बाहर भी भेजते हैं। यूनिसेल्युलर में ये बात बता चुकी हूँ। मल्टी सेल्युलर प्लांट्स में वैक्यूल्स में स्टोरेज होती है। यूनिसेल्युलर में जो वैक्यूल्स होते हैं वो डाइजेशन का और बाहर फेंकने का काम करते हैं। उसके बाद राइबोसोम्स, भाई ये सीधा सवाल पूछा जाता है इसलिए मैंने लिख दिया अलग से। राइबोसोम्स वैसे हम पढ़ चुके हैं, आर में पढ़ा था याद हो तो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर के ऊपर दाने दाने किसके होते हैं? राइबोसोम्स के। प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम्स को। पावर हाउस किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। पैकेज एंड स्टोरेज कौन करता है? गोल्गी अपैरेटस। पावर हाउस कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट। स्टोरेज में हेल्प कौन करता है? ल्यूकोप्लास्ट। और कौन हेल्प करता है? बड़े बड़े वैक्यूल्स किस में होते हैं? प्लांट सेल में होते हैं। सेल वॉल किस में होती है? प्लांट सेल में होती है। और हमारे पास क्या क्वेश्चन आ सकता है ऐसे छोटे छोटे? अच्छा, सुसाइडल बैग्स कौन होते हैं? लाइजोसोम्स होते हैं। क्लीनिंग एजेंट्स कौन होते हैं? तो ऐसे ऐसे सवाल तो 1 मार्क में एमसीक्यू आएंगे। ऐसे 2 ऑर्गेनेलीज के नाम बताओ जिसमें अपना डीएनए राइबोसोम्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। तो ऐसे सवाल देखो 10 सवाल तो हमने बता दिए, 10 सवाल तो हमने अभी बता दिए एमसीक्यू की, यही तो आने हैं पेपर में। तो राइबोसोम्स क्या है? जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं, सब में ये प्रोटीन्स बनाता है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स ऐसे ही फैले होते हैं क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है। पहला लेक्चर जाके करेंगे न्यूक्लियस वाला जिसने नहीं करा है। प्रोकैरियोट क्या होते हैं? यूकैरियोट कहते हैं। प्रोकैरियोट वो होते हैं मेरे बच्चे जिसमें अपने अलग अलग कमरों के रूम्स नहीं होते, मतलब ठीक है, सब मिक्स मैच पड़े होते हैं, तो उसमें राइबोसोम्स जैसे फ्लोट कर रहे होते हैं साइटोप्लाज्म में। लेकिन यूकैरियोट में अपना ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जहां पे वो प्रोटीन बनाकर आगे गोल्गी अपैरेटस को देते हैं। राइबोसोम्स ईआर पे अटैच होते हैं और बनाने के बाद वो सब कुछ आगे एक्सपोर्ट कर देते हैं।
कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस भाई बताया था, 2 ऑर्गेनेलीज माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। उसके बाद बताइए व्हेन जब सेल का ढांचा बिगड़ जाए, बताया था ना सेल बीमार हो जाए तो क्या होता है, लाइसोसोम्स फट जाते हैं, लाइसोसोम्स फट जाते हैं, कल के लेक्चर में कराया था, और वो सुसाइड करवा देते हैं किसको, सेल को, क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने ही सेल को खा जाते हैं। ये बात भाई बता चुके हैं नोट्स में। उसके बाद प्रोटीन कौन सिंथेसाइज करता है, अभी अभी बताया, राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल किसके ऊपर प्रेजेंट होता है, आरईआर। इसके साथ हमारा सेल ऑर्गेनेलीज खत्म होता है भाई। अब अगले 5 मिनट में सेल डिवीजन करेंगे, जिस पर भी एमसीक्यू या डिफरेंस आ सकता है। सबसे पहली बात, सेल डिवाइड ही क्यों करता है, सेल डिवाइड ही क्यों करता है, या तो हमें ग्रो करना है, छोटे से बड़ा बनना है, तब सेल डिवाइड होगा, या फिर हमें रिप्रोड्यूस करना है, रिप्रोड्यूस मतलब हमें बच्चे पैदा करने हैं, तब सेल डिवाइड होता है। तो 2 कंडीशन हो गई, और दोनों के नाम अलग अलग हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स फॉर्म्ड, नए सेल बनते हैं, उसको सेल डिवीजन कहते हैं। और सेल डिवीजन या तो हम ग्रो करने के लिए कर रहे हैं, या फिर गैमीट्स यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्स सेल्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। तो पहला जिसमें ग्रोथ वगैरह करनी है, नए सेल बनाने हैं, खराब पार्ट्स हैं उसमें नए बनाने हैं, तो माइटोसिस है, वो सिर्फ ग्रोथ के लिए है। मायोसिस में गैमीट्स बनेंगे और रिप्रोडक्शन में हेल्प होगी। ठीक है जी, दो टाइप की सेल डिवीजन है। पहली पढ़ लेते हैं माइटोसिस। माइटोसिस आपसे पूछा जाएगा सेल ग्रोथ में कौन यूज होता है, तो आप कहोगे माइटोसिस इज द सेल डिवीजन यूज्ड फॉर द सेल ग्रोथ, बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए माइटोसिस यूज होती है। अब डिफरेंस पूछा जाएगा माइटोसिस और मायोसिस में, तो मैं डिफरेंस समझा देती हूँ। पहला तो क्या है, लिखोगे सेल ग्रोथ के लिए जो यूज होता है वो माइटोसिस होता है, जो गैमीट्स बनाने के लिए यूज होता है वो मायोसिस होता है। दूसरा क्या लिखोगे, इसमें जब डॉटर बनती है, मदर से डॉटर मतलब एक सेल से 2 सेल जब बनते हैं तो 2 बनते हैं, तो 2 आइडेंटिकल सेल बनते हैं, उसमें 4 बनेंगे, मायोसिस में 4 बनेंगे, माइटोसिस में 2 बनते हैं। इसमें जो इसके पास क्रोमोसोम्स होंगे और इसके पास जो क्रोमोसोम्स होंगे वो सेम नंबर में होंगे। हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल के पास, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं बॉडी में। अब वो जब सेल एक सेल से 2 सेल बनाएंगे तो उनके पास भी 46 क्रोमोसोम्स या फिर 23 पेयर्स, एक पेयर में 2 होते हैं पता है ना, तो या तो 23 पेयर बोल दो या 46 क्रोमोसोम बोल दो, वो क्या है सब में 46 में ही आगे जाएगा। एक सेल से दूसरा सेल बनेंगे, है तो वो भी ग्रोथ सेल ही, तो बराबर सेम आइडेंटिकल बनते हैं। दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर, ये चारों डिफरेंस में आपको लिखने हैं। पहला सेल ग्रोथ, दूसरा 2 में टूटते हैं, दोनों सेम होते हैं, बराबर क्रोमोसोम्स होते हैं और रिपेयर में हेल्प करते हैं। मायोसिस में एक तो गैमीट्स बनते हैं, ग्रोथ में हेल्प नहीं करता है। मायोसिस में जो सेल टूटते हैं वो ग्रोथ में हेल्प नहीं करते हैं, वो सिर्फ सेक्स सेल्स बनाने में हेल्प करते हैं। 1 से 2 में नहीं, 1 से 4 में टूटते हैं। मैं डिफरेंस करा रही हूँ, ये ग्रोथ के लिए, ये गैमीट्स के लिए। इसमें 2 सेल, इसमें 4 सेल, इसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम, इसमें आधा हो जाता है। क्यों आधा हो जाता है ये भी 10th क्लास में बताएंगे, थोड़ा सा भी बता देती हूँ। आधा इसलिए हो जाता है मेरे बच्चा, क्योंकि जो सेक्स सेल है उसको आगे जाकर बच्चा बनाने के लिए, जैसे मदर का सेल है उसको आगे फादर के सेल से जाके मिलना होता है, तो आधा आधा मिलके उसे आगे जिंदगी में पूरा बनना है, इसलिए वो पहले आधा लेकर चलता है कि आधा मुझे बाद में मिलेगा। ठीक है, अपना जो है डॉटर सेल जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स उनमें आधे होते हैं, स्पर्म में आधे होते हैं, ओवा में आधे होते हैं, और ये दोनों जब मिलते हैं तब एक बच्चा बनता है। फर्टिलाइजेशन में 7th 8th क्लास में तुमने पढ़ा, नहीं पढ़ा तो 10th में दोबारा पढ़ लेंगे, क्या इशू है, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ समझ लो मायोसिस में सेल ग्रोथ होते हैं, इसमें डिवाइड होते हैं। ये 2 स्टेप की प्रोसेस है, पहले 2 में टूटेंगे फिर 4 में टूटेंगे। उसमें क्या है, एक ही बारी में 1 से 2 में टूट जाते हैं, इसमें 1 से 4 में टूटने में पहले बीच में 2 वाली स्टेज भी आती है। डिफरेंस तो समझ ही गए, 4 इधर लिख देंगे, 4 पॉइंट इधर लिख देंगे। लास्ट सवाल भाई, एमसीक्यू का फेवरेट सवाल, सेल ग्रोथ में कौन हेल्प करता है और गैमीट्स में कौन हेल्प करता है, तो आप लिखोगे माइटोसिस जो डिवीजन है वो ग्रोथ में हेल्प करती है और मायोसिस जो डिवीजन है वो गैमीट्स में हेल्प करती है। मेरे हिसाब से मैंने पूरा चैप्टर
बहुत ही अच्छे से डायग्राम से बताते हुए, पॉइंट्स से बताते हुए, बिल्कुल डिटेल में कराया है, एमसीक्यू बताते हुए, सब कुछ बताते हुए कराया है। इसी के साथ हमारा सेल का चैप्टर पूरा खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम टिश्यू स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लो, क्योंकि यहाँ आपको पूरा साइंस का सिलेबस 9th और 10th का सीक्वेंस वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल में कराया जा रहा है। यहाँ से बाहर कुछ भी नहीं आएगा साइंस में। तो इसी के साथ कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।